All right. Hello, everybody. Good evening. So, if you are mute, please make sure your video is off. Um, I'm also broadcasting this on YouTube, so some of you would have this. Let's give a couple of more minutes. We have some people in YouTube. They're also. All right. So it's already 4:02. Do we have? Okay. YouTube is also there. All right, guys. So let's get started. तो ये हमारा सेशन 3 है और हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं फ्रॉम सेशन 1 एंड सेशन 2. So what I'm going to do today is quickly recap on the session 1 and session 2, what we understood and how we have implemented. Some of us have implemented and found great results, and because it's almost 2 weeks now. The first session we did last Sunday to last Sunday, and then we had a 1 week time, and then last Sunday again. So as we are into a lockdown, I think in some I think next 1 week or 2 week there will be some relaxation on lockdown, so you'll have some more things to do. But again today I will be talking about more on exercise perspective, या और क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, और थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा कि जो एक्सरसाइजेस मैं बता रहा हूँ उन एक्सरसाइजेस के पीछे इंपॉर्टेंस क्या है, वाई आर वी डूइंग दोस काइंड ऑफ एक्सरसाइज, राइट. सो उससे थोड़ा सा समझ में आएगा. तो क्विकली हम रिकैप करेंगे जो हमने लास्ट वीक में सीखा है. आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी तो तो लास्ट वीक में हमने 2 वीक्स में बात की थी एक्सरसाइजेस की. पहले हमने एक्सरसाइज की बात, पहले तो हमने कहा था कि अगर हम पूरे दिन में सम पीपल आर वॉकिंग इन द मॉर्निंग टाइम एंड द इवनिंग टाइम 1 hour, इट इज नॉट गोना हेल्प because people will get tired, they will get hungry. So instead of that, we will break our exercises. तो नंबर 1 एक्सरसाइज मैंने बताई थी कि मॉर्निंग में केवल वॉकिंग या जॉगिंग 20 मिनट्स करनी है मिनिमम, और मैक्सिमम 30 मिनट्स. 30 मिनट से ज्यादा वॉक नहीं करनी, राइट. रिमेंबर दिस, अदरवाइज यू विल एंड अप लूजिंग मोर एनर्जी, मोर कार्बोहाइड्रेट, एंड देन यू विल गेट मोर हंग्री व्हेन यू कम फॉर द ब्रेकफास्ट. सो क्या करना है, पहले केवल 20 मिनट की वॉक करनी है, उसके बाद सूर्य नमस्कार करना है. स्टार्ट विद 3 राउंड.
जब आप 3 पे कंफर्टेबल हो जाएं तो 5 राउंड करें, 5 पे हो सकता है किसी दिन 4 कर पाएंगे, फिर 5 करेंगे, फिर 4 करेंगे। तो जब 5 पे कंफर्टेबल हो जाए तो ऐसे आपको मूव होना है और मेरे ख्याल से 6-7 मैक्सिमम 6-7 हफ्ते में आप 10 तक पहुंच जाएंगे। तो आपको सूर्य नमस्कार करने हैं मैक्सिमम 10 राउंड, 10 से ज्यादा नहीं करने। तो क्या करना है, पहले वॉक करनी है देन सूर्य नमस्कार। इसमें जो मैंने रेड कलर का हाइड कर रखा है इसका मतलब ये है कि जो लोग सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैंने क्या सजेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने सजेस्ट किया था कि आपके खाने जो 3 मील्स हैं, जो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इसमें आप इमीडिएटली जैसे आप फिनिश करते हैं उसके 15 मिनट तक वॉक करनी है। आफ्टर ब्रेकफास्ट यू हैव टू वॉक फॉर 15 मिनट्स, आफ्टर लंच यू हैव टू वॉक फॉर 15 मिनट्स, आफ्टर डिनर यू हैव टू वॉक फॉर 15 मिनट्स। मतलब जैसे ही आप खाना खत्म करते हैं उसके तुरंत बाद आपको वॉकिंग स्टार्ट करनी है, बैठना या लेटना नहीं है, ठीक? और वो वॉक कितनी देर करनी है, 15 मिनट। ये 15-15 मिनट की हर खाने के बाद वॉक होनी चाहिए। उसके बाद जिस समय पे आपने खाना शुरू किया, मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट 8 बजे शुरू किया था खाना, एम मोबाइल दे लो पूजा, शुरू किया था खाना, दैट इज द टाइम यू स्टार्ट डूइंग दिस 1 hour 45 minutes. Guys, please go on mute. So 1 hour 45 minute later you start doing a staircase climbing. एक फ्लोर ऊपर जाना है और नीचे आना है, एक फ्लोर ऊपर जाना है, नीचे जाना है। So you start with 3 minutes, then 5 minutes, 8 minutes and maximum 10 minutes. जिनको, और मैंने कहा था कि ये सारी एक्सरसाइजेज में अगर आपके साथ कुछ और भी चैलेंजेस हैं तो प्लीज डोंट डू दैट। अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को ओल्ड एज है, नहीं कर सकते तो प्लीज डोंट डू दैट। बट इफ यू कैन डू 3 मिनट्स, 3 मिनट्स करिए। उससे क्या होगा कि जो 1 घंटे 40 मिनट 45 मिनट के बाद जो बॉडी में शुगर बनती है वो एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब नहीं होती है, दैट वी आर बर्निंग हियर। सेम थिंग आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर। तो यही 2 चीजों पे हमने बात की थी, राइट। एक तो पहले दिन हमने ये एक्सरसाइज पे बात की थी, दूसरे दिन हमने सूर्य नमस्कार और चेयर सूर्य नमस्कार की बात की थी। तो डिफरेंस क्या है, अगर सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे हैं तो चेयर सूर्य नमस्कार करें। चेयर सूर्य नमस्कार हमने आपको बताया था कि चेयर पे बैठ के कैसे करना है, एंड यू नो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस हैं, इमेजेस हैं, ये आपको करना है। इफ यू कैन नॉट स्टैंड, स्टेयर केस क्लाइंबिंग नहीं कर सकते तो मैंने साइकिलिंग बताई थी, मतलब बेड पे लेट के हाथ और पैरों से साइकिल चलाने के लिए बताया था। स्क्वाट करने के लिए नहीं बताया, लेकिन आप स्क्वाट्स कर सकते हैं 5 या 10 बार चेयर पकड़ के। अगर आप मतलब चेयर का सपोर्ट लेके आप नीचे जाएं, जैसे स्क्वाट्स विदाउट, हम हिंदी में बोलते हैं ना उठक बैठक करना, तो जिस तरह से उठते बैठते हैं, तो कुछ लोग जो ओल्ड एज हैं या जिनके पास स्ट्रेंथ कम है वो अपना चेयर पकड़ के करें ना। इस तरह की चेयर आप इस साइड में यहाँ पर पकड़ के खड़े होके कर सकते 5 बार 10 बार। और जो कुछ भी नहीं कर सकते वो एटलीस्ट फिर से वही वॉक करें 20 मिनट की और। तो 20 मिनट की वॉक, अगर मैं वर्स्ट केस में जाऊं तो कितनी वॉक हम कर रहे हैं, 15 और 20 कितना हो गया, 35 मिनट्स इन आफ्टर 1 मील। तो 35 35 35 कितना हो गया ये, 105 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स ईयर, मतलब 135 मिनट, ऑलमोस्ट 2 आवर्स की वॉक जो है आप कर रहे हैं पूरे दिन में। लेकिन इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड, आपके साथ ये पूरे दिन में बटा हुआ है, और जब जरूरत है उस वॉक की तब आप कर रहे हैं। नॉर्मली लोग सुबह 1 घंटा वॉक करते हैं, फिर शाम को 1 घंटा वॉक करते हैं। उसमें जब शाम को भी क्या होता है, थक जाते हैं, तो फिर उनको रात में भूख लगती है कभी कभी, दे एंड अप ईटिंग। फिर वो भूख मारते हैं लेकिन दे आर नॉट हैप्पी। तो हमने अभी क्या किया है, इस एक्सरसाइज को पूरे दिन में फैला दिया है, और आपने जो जिस समय शुगर ज्यादा हो रहा है उस समय राइट एट द पॉइंट आप बर्न कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमने पिछले 2 हफ्तों में बात किया, ये एक्सरसाइज कैसे करनी है और कौन सी एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि आई वांट एवरीबॉडी टू कंटिन्यू दिस एंड नॉट टू चेंज एनीथिंग, बट इसके पीछे कारण क्या है, क्यों इस तरह की मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, उसके पीछे आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो ब्लड शुगर कितना होता है, 100 mg पर डेसीलीटर, मतलब अगर किसी की रीडिंग 100 आती है तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई इतना शुगर ठीक है। इसका हम कहने का मतलब क्या है, 100 मिलीग्राम पर 1 डेसीलीटर, मतलब क्या हुआ, 1000 मिलीग्राम पर 1 लीटर, इसका मतलब 1 ग्राम पर 1 लीटर। और हमारी बॉडी में कितना ब्लड है, ऑन एन एवरेज 5 लीटर, यानी हमारे ब्लड में टोटल शुगर 5 ग्राम है। तब हम कहते हैं कि हमारा ब्लड शुगर लेवल हेल्दी है। कितना 5 ग्राम होता है पता है आपको, जो छोटा सा चम्मच आता है टी स्पून का, वो 5 ग्राम होता है। मतलब उतना छोटा चम्मच शुगर ही होना चाहिए हमारे ब्लड में। बॉडी में ज्यादा होगा लेकिन ब्लड में उतना होना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब हम
कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो क्या होता है, अगर आपने एक प्लेट पोहा खाया तो कितने शुगर स्पून खाए आपने? लगभग 6 चम्मच आपने शुगर के खाए। अगर आपने 2 इडली खाई तो ऑलमोस्ट 5। अगर हम 2 रोटी खाते हैं तो ऑलमोस्ट 12 टीस्पून। अब अगर सोचिए कि हमारे बॉडी में सिर्फ हेल्दी अमाउंट 5 है, लेकिन अगर हमने ब्रेकफास्ट किया तो 5 ऐड हो गया, केवल इडली लेने पे, उसके अलावा कुछ और भी ऐड होगा, केवल 2 रोटी खाई तो 12। तो पूरे दिन में ब्लड तो केवल 5 ग्राम रखना चाहिए और वी आर गिविंग ऑलमोस्ट 30 ग्राम शुगर पर डे। ये शुगर जा कहाँ रहा है, राइट? तो ये जो शुगर हम खाते हैं ये जाता कहाँ है? क्योंकि बॉडी में तो केवल 5 ग्राम ब्लड में अगर अच्छा हेल्दी है तो इतना ही होना चाहिए, यानी बाकी का कहाँ गया? तो उसको बर्न करने के लिए, उसको यूज करने के लिए हमारी बॉडी एक प्रोसेस है। अब जैसे आप ये प्रोसेस देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक तराजू दिखा रहा हूँ। देयर इज अ लेवल, इट इंडिकेट्स कि यहाँ से शुरू करते हैं हम, ठीक है? जब आपने खाना खाया, किसी ने भी खाना खाया तो उसका ब्लड ग्लूकोज बढ़ा। जैसे ही ग्लूकोज बढ़ता है, इंसुलिन विल बी जनरेटेड थ्रू पैंक्रियास, और इंसुलिन का काम क्या है? वो ग्लूकोज को लीवर में पहुंचाता है, बॉडी के फैट सेल्स में पहुंचाता है, और ये जो मसल्स हैं, ये मसल के अंदर भी ग्लूकोज जाता है, राइट? इस तरीके से ग्लूकोज नॉर्मल हो जाता है आपका, क्योंकि जितना ग्लूकोज चाहिए था वो सेल्स में पहुंचा, मसल्स में पहुंचा, लीवर में पहुंचा, और उसके बाद नॉर्मल हो गया। अब ये ही प्रक्रिया दिन में चलती रहती है। रात के टाइम पे क्या होता है, या जब ग्लूकोज कम होता है, मोस्टली रात को ही ग्लूकोज कम होता है, तब जैसे ही ग्लूकोज कम होता है, लीवर से फिर एक दूसरा हार्मोन जनरेट होता है, उसको बोलते हैं ग्लूकॉन। तो यहाँ पे जो लीवर में स्टोर किया था, वही लीवर वापस फिर से शुगर देता है, जिससे कि हमारा शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। बहुत लोगों का, बहुत क्या, मेरे ख्याल से 80% लोगों का ये साथ प्रॉब्लम होती है। नॉट प्रॉब्लम, बेसिकली इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना इवन इन हेल्दी पीपल, कि अगर उनका शुगर लेवल रात को हम 3 बजे चेक करेंगे और सुबह 8 बजे चेक करेंगे, तो रात में 3 बजे आपने चेक किया तो हो सकता है 102 आया, लेकिन अगर सुबह 8 बजे चेक करेंगे तो 120 आ सकता है। तो हमने तो कुछ खाया नहीं है, शुगर आया कहाँ से? ये लीवर ही शुगर वापस बॉडी में डालता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को शुगर चाहिए। लीवर नोस कि हाँ भाई अब फास्टिंग है, शुगर कम हो रहा है, तो यहाँ से ये शुगर फिर से जनरेट करता है। तो अब ये लिवर और मसल कितना शुगर रह सकता है अपने पास? ये देखिए, जो हम शुगर खा रहे थे वो शुगर जा कहाँ रहा है? जो मसल है वो 100 ग्राम शुगर स्टोर कर सकता है, और जो लिवर है, आई थिंक इट्स उल्टा बता दिया मैंने, ये दिस इज 100, दिस इज 400, ठीक है? तो मसल्स कैन स्टोर अप टू 400 ग्राम शुगर एंड लिवर कैन स्टोर अप टू 100 ग्राम शुगर। मतलब ये कितना हो गया? ये आधा किलो शुगर हो गया। तो यानी जो हम शुगर खा रहे थे वो जा कहाँ रही है? वो मसल्स में स्टोर हो रही है और लिवर में स्टोर हो रही है। और लिवर में जो स्टोर हो रही है, यही आपको शुगर रात में या जिस समय जरूरत होती है उस समय वापस देता है। यही वो शुगर है जो लिवर में स्टोर हो रही है, तो आप फास्टिंग करते हैं तो निकलता है, राइट? ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स को बनने और मसल्स को रखने के लिए आधा किलो शुगर चाहिए होती है। अगर आपका बॉडी मसल 32% है, मैन का 32% होना चाहिए, तो 32% ऑफ योर टोटल वेट शुड बी अ मसल। तो इसका मतलब कि मसल्स में जितनी अच्छी मसल्स होंगी, जितनी अच्छी मसल स्ट्रांग होंगी, उतना ही शुगर यहाँ स्टोर होगा। इसीलिए जो सारी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, ये सारी एक्सरसाइज, अगर आप स्टेयर केस क्लाइंबिंग देखो तो इसमें क्या होती है, आप ऊपर चढ़ते हो, आपकी जो मसल्स होती हैं वो टूटती हैं और फिर से बनती हैं, तो उस समय की जो मसल फॉर्मेशन में स्टोर होती है। सेम थिंग विद व्हेन यू डू लाइक सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में भी पूरी बॉडी की मसल्स हिलती हैं। तो नॉर्मली जब हम ये एक्सरसाइज कुछ करते नहीं है मसल बेस वाली, तो इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इस जगह आती है कि आपकी मसल्स और नहीं बन रही हैं, वो शुगर स्टोर नहीं हो रहा। तो इस तरीके से यहाँ पर शुगर आता है। अब होता क्या है, जब लिवर का भी एक कैपेसिटी है, जब लिवर की कैपेसिटी पूरी हो जाती है, व्हेन द लिवर इज फुल, तब ये क्या करता है, तब ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इसको वापस फैटी एसिड के फॉर्म में ब्लड में वापस आता है। तो जब बहुत देर तक रहता है तो क्या करेगा, उसको कहीं तो स्टोर करना है, वो सारे बॉडी फैट में स्टोर करने लगता है। सो दीज फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, जो कि ये सारे फैटी पैकेजेस हैं, ये हमारे पूरे ब्लड में घूमते रहते हैं। और जब ये आप ब्लड का टेस्ट कराते हो, बोलते हैं ना कि ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? ज्यादा का मतलब ये है कि ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, इसका मतलब वो फैट जो है वो घूम रहा है ब्लड में, वो स्टोर होगा बॉडी में, और वहीं पर से ये जैसे ये कार्यक्रम शुरू होता है, वैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस और लेप्टिन रेजिस्टेंस
शुरू हो जाता है। मतलब कहानी शुरू हो गई, कहानी का एंड डायबिटीज है लेकिन कहानी शुरू हो चुकी है। कब आएगा डायबिटीज, कब होगा, ये आपके डीएनए और आपकी बॉडी और आपकी फेट पे डिपेंड करता है। किसी किसी को ये 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में भी हो सकता है। लेकिन अगर बॉडी की एक लिमिटेशन है, वो सम हार्ट कुछ समय तक उसको मेंटेन करती है, लेकिन नहीं, जब नहीं होता है देन वी एंड अप हैविंग डायबिटीज। मींस इंसुलिन ज्यादा जनरेट होता रहता है यहाँ पर इस ग्लूकोज को खत्म करने के लिए और प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे कि हाउ, मतलब इंसुलिन कैसे काम करता है। इंसुलिन का अगर आप ये देखें यहाँ पर, तो ये इंसुलिन का एक इंसुलिन आएगा, यहाँ पर ये लॉक खोलेगा, इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, और जैसे ये लॉक खोलेगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर चला जाता है। इस तरह से सेकंड पिक्चर में आप देखेंगे ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं। जब आपका ये फैट बढ़ने लगता है तो ये इंसुलिन रिसेप्टर जो होते हैं ये डीएक्टिवेट होने लगते हैं। एक तो ये डीएक्टिवेट होने लगते हैं, प्लस ये इंसुलिन और आने लगता है, और ज्यादा आने लगता है। क्यों? उसको लगता है कि शायद इंसुलिन की कमी है, इसलिए वो और इंसुलिन बनाने लगता है। तो ये दो धारी तलवार है। एक तरफ तो आपका रिसेप्टर खराब हो रहे हैं फैट की वजह से, और दूसरी तरफ आपका पैंक्रियास वीक हो रहा है क्योंकि वो और इंसुलिन जनरेट कर रहा है। तो हैविंग मोर फैट इन द बॉडी इज लाइक अ, मैंने बोला हिंदी में दो धारी तलवार, मतलब इधर से भी नुकसान कर रही है, उधर से भी नुकसान कर रही है। और इसका जो रूट कॉज है, हमें इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। मतलब पहला हमको अपना मसल्स बढ़ाने पड़ेंगे, हमें अपना इंसुलिन, तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन एक्सरसाइज को फोकस करके हम मसल्स की चीजों को बढ़ा रहे हैं। तो इतना ही मुझे आज शेयर करना था। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। बेसिकली फोकस इज हाउ डू वी इंक्रीज आवर मसल एक्सरसाइजेस, मसल रिलेटेड एक्सरसाइजेस। वॉक में जो पीपल हु कैन नॉट वॉक, सॉरी कैन नॉट डू दिस क्लाइंब स्टेयरकेस क्लाइंबिंग, उनके लिए हम मतलब कुछ वॉक्स, थोड़ी तेज वॉक करें। देखिए कौन कौन सी मसल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं घर में, राइट, उनके बारे में बात कर सकते हैं। ललित चौधरी जी पूछ रहे हैं, इफ अ डायबिटिक पेशेंट हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोस्टेट कैन वी सजेस्ट प्रोटीन। देखिए मैं अभी बात नहीं शुरू की किसको प्रोटीन दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। ठीक है, अभी मैं केवल एक्सरसाइजेस के बारे में बता रहा हूँ। तो आई डोंट वांट टू स्टार्ट अ डिस्कशन ऑफ कि क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, अदरवाइज इट विल एंड अप इन कंप्लीट डिफरेंट डायरेक्शन। बट वी विल टॉक अबाउट हाउ प्रोटीन हेल्प्स, किसको प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन किस तरह का खाना चाहिए। सी एक मैं सिंपल गाइडलाइन बताता हूँ आपको। हम लोग कितना प्रोटीन कहाँ होता है सबसे ज्यादा, सब लोग बोलते हैं ना अंडा खाओ, मछली खाओ, चिकन खाओ, रेड मीट खाओ, बहुत प्रोटीन होता है उसमें। और मेरे ख्याल से 90% 80% पॉपुलेशन इन इंडिया ईट दैट। कौन नहीं खाता बताइए मुझे। मतलब मेरे को तो अगर मैं 10 आदमी से देखूं तो उसमें से 8 आदमी तो नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन फिर भी कुछ साल पहले और अभी भी आप जाके देखिए तो 80% पीपल इन इंडिया इज अ प्रोटीन डिफिशिएंट। मतलब ये दोनों चीजें मैच नहीं हो रही हैं कि आप जाइए नॉनवेज की शॉप में जाइए, देखिए कितनी भीड़ रहती है। आप रेस्टोरेंट में जाइए, देखिए कहाँ पे कितना लोग नॉनवेज खा रहे हैं। लेकिन फिर अगर बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लेकिन फिर भी प्रोटीन डिफिशिएंट है। तो ये सारी चीजें हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। हाउ स्पोर्ट्स पीपल हैव अ शुगर प्रॉब्लम एज दे आर क्वाइट करेक्ट। तो स्पोर्ट्स पीपल हैव अ शुगर प्रॉब्लम जिस समय वो अब देखिए होता क्या है कि शुगर प्रॉब्लम कई सारी प्रॉब्लम होती है। हाई शुगर हुआ कि लो शुगर हुआ, शुगर का जो पूरा सिस्टमैटिक वे है ऑफ डूइंग इट। तो मोस्टली स्पोर्ट्स प्रॉब्लम को, स्पोर्ट्स पीपल को शुगर प्रॉब्लम होती है व्हेन दे आर रिटायर्ड, व्हेन दे आर बैक टू होम एंड दे आर नॉट दैट मच एक्टिव। उनको टाइप 1 है क्या? क्योंकि किसी किसी को स्पोर्ट्स प्रॉब्लम है, जैसे कि वेल नोन नेम है वसीम अकरम, उनको टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 इज कम्प्लीटली डिफरेंट, जहां पर पैंक्रियाज ही इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। उसको उनको पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को अगर वो एक्टिवेट कर सके, रिनोवेट कर सके थ्रू डिफरेंट वे, दैट इज द ओनली वे टू डू इट। क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनका फैट ज्यादा हुआ है या उनके खाने के में प्रॉब्लम, उनको जो बेसिक इंसुलिन की प्रॉब्लम हुई है कि जहां से इंसुलिन आना चाहिए वही खत्म हो गया। और 2 डायबिटीज अगर सही से ध्यान नहीं रखते हैं, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद डॉक्टर उनको इंसुलिन पे डाल देता है। इसका मतलब टाइप 2 जो है वो टाइप 1 की तरफ प्रोग्रेसिव हो रही है। I feel very thirsty. Why is it so, sir? रमा जी, अगर आप थर्स्टी हैं तो ये एक सिम्टम है। जब शुगर लेवल्स हाई होते हैं तो आपको भूख ज्यादा लगती है, क्योंकि शुगर नहीं पहुंच रहा है, सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही है। वो ये जो मैंने एग्जांपल बताया था कि वो लॉक नहीं खुल रहा है, इसीलिए
इसीलिए भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है। तो आपको पहले तो चीजें ये देखनी है कि आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो आप मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं क्या। मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर की मेडिसिन आपको मैनेज कर देगी, आपको एक ऐसे लेवल पे ले आएगी जहां पर आपको ये मतलब इमरजेंसी सिचुएशन से आप वापस नॉर्मल सिचुएशन में इन टर्म्स ऑफ आ जाओगे विद द मेडिसिन। फ्रीक्वेंट यूज, I'm frequent. not a, I'm a pre-diabetic patient, sir. Okay, so if you're a Not pre-diabetic, taking any of the tablets. you are on tablets. No, I'm not taking any of the tablets. Yeah, so what is your fasting sugar and pp? BP is normal, even the fasting sugar is 5.8. Oh, you're telling about H1BAC. Yeah, H1BS. Okay, so if it's a 5.8, so then you take water more. I think how many glasses of water you take? Even if you're feeling thirsty, you take the water. I think, Oh. yeah, maybe your diet timing is not a proper, like 8 o'clock breakfast and then in between something non-fibrous thing like, and then and then in between some snacks like walnut, almonds, and then dinner. So Okay. maybe you are not eating in between, but how much is your weight Mine is a 57, sir. and waist size? Height 57. Height, is 57.5. Height is 5.1. so height is a 5.1, which is like 60 centimeter, right? Yeah, correct. What is a waist size? Waist is 34. 34. Okay, so you are actually, yeah, so now look at here, you are in under insulin resistance because your height is a 5 feet, right? If you convert 5.1. yeah, 5.1 if you convert, which is approximately 155 centimeter, and if you make 155 half, right, so which is like 70. Okay, so 72. Okay, so your waist, how much waist you told? 34, sir. 34 inches, right? Mm. So if you convert 34 inches in centimeter, which is 86, so you should have your waist, you have to reduce your waist by 2 to 3 inches. Okay. Come on a borderline because your height is 170 something and 155 centimeter, your waist is 86, so if you divide this, which is more than 2, right? So it means No, excuse me, sir. I'm an arthritis patient. Because of this, do I feel thirsty? I want to know. you are I'm an arthritis patient from the past 8 years. arthritis. Yeah. I'm taking HCQS, Floritex. Arthritis is a different thing that happens most of the time with the age, especially in women. My mother had arthritis too, so it happens. You have to take some different supplements and different things because this cannot be corrected. It's an aged problem. Yeah. With respect to diabetes, I would say you revisit your diet and see in your Okay. diet what can be improved. Right? Okay, sir. You Okay. focus on weight loss by maybe just do the proper walking and squatting and what you call doing a Surya Namaskar or chairs Namaskara. Some simple exercise I'm doing and meditation. Yeah, so if after exercising, are you getting any sweating? No, I'm not getting, sir. So you have to do those exercise, at least one exercise where you get some sweat. Okay. 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 So 5.1 H1BAC is not a normal polyrhythmia. This is a pre-diabetes. 5.5 is anything beyond 5.5. It is a pre-diabetes. Yeah. 5.5 is H1BAC. Okay, sir. Okay. Thank you for giving advice, sir. Thank you. Yeah. All right. Any questions on YouTube? No, sir. Thank you. For the day office going person, it's not possible to have walk and very simple. It's not easy. It's not difficult. I'll tell you. Office going, but that is the reason when we are locked down, we see the benefits of doing it, and then how do we do it? The office going person, morning you can do the exercises, no problem. You do a breakfast at home, right? You have to do a breakfast 15 minutes early and walk. And if you're walking
outside of home, you're directly going on your vehicle, take out those 15 minutes time. And then you will reach office in 1 hour 45 minutes for sure. Or at least if you cut out 30 minutes. In case 1.5 hours. So it's like a 1.5 hour you should reach office. If you are not reaching office, then you have to reach early office and have a breakfast in office. Once you reach office, then you have staircase available because every office is having a staircases. You can do that. Lunchtime, take a 10-15 minutes break, 10 minutes break. People go out, people go out. People go out for different reasons. People go out for tea, people go out for smoking. And they will go out for smoking, tic-tac-toe for 15-20 minutes. If they can do it, why can't we do it for our good health? So I'm answering somebody's question who asked, like Prakash asked, how do we do it in our office days? So it's office days, it's only problem with the breakfast and lunch. And if your commute time is more, reach early office, do the breakfast in office. And as if you reach early, see, you can actually adjust according to your schedule. Once you see the benefit, there are some benefits, right? So there is a one person, I think is there or not, Sidhu is there? Okay, Sidhu's father has done this last 2 weeks, and he sent me a message. His fasting was not fasting. Where it is? Okay, it's closed. His PP postprandial was around 240, and now after following this exercise, he is just doing a simple walk. Walk in the morning, walk after breakfast, and walk again after 1 hour 45 minutes. His PP has come down from 242. Okay, so his PP has come down from 240 to 180. His fasting has come down to 120. Now think about it. For a diabetic patient, what are the levels when the doctor said you should control? He says after food you should not go beyond 180, and with food you should not go beyond 130. In any standard random blood sugar, which means that any time it has been taken should not cross 140. Right? Only difference is 40. And then when he does a lot of other things, it will increase. Okay, yeah, so he has, correct. So fasting is 120, 180. He's doing morning walking for 20-30 minutes with yoga, 50 minutes walk of each food take for after 15 minutes. So he's doing it, right? And then there was a one more person I think he's in YouTube today. He sent a maybe I can share. Let me see if it's possible. Or his fasting today is 110, and after breakfast it has come to 107. So there's a different phenomena now. In the morning time, he gets more sugar because his body does not have sugar. So liver gives him more. But after breakfast, all these exercises, when it is normalized, it has come to 107. All right. So could you please repeat on how to find about insulin resistance? So insulin resistance is basically very simple, fundamental. Take your height in centimeter, take your waist. I think in the first session I have told, take your height and take your waist. Waist is from the navel button. हिंदी में नाभि बोलते हैं. नाभि से आप अपने पेट की चौड़ाई को नापें और अपनी हाइट को नापें. हाइट को हाफ करिए, उतना मैक्सिमम आपका पेट होना चाहिए. अगर वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है, यानी आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के बॉर्डर पे हैं. उससे क्रॉस हो गया, मतलब आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप शुरू हो चुका है. उससे कम है, अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू नहीं हुआ. इट्स वन ऑफ द इंडिकेटर थ्रू बॉडी यू कैन डू इट. एक वीडियो भी आया था कि टेक योर क्या फीते से ऊपर से नाप के उसको हाफ करके अपना नापा था. अगर वो फिट हुआ तो ठीक है, ढीला हुआ तो ठीक है, नहीं पहुंच रहा तो गड़बड़ है. Right? That's one of the indicators. Second indicator है through blood sample, blood test, triglyceride divided by HDL. If you divide the triglyceride by HDL, then your score should not go. It should be between 2 to 3. 2 से 3 के बीच में रहना चाहिए. 3 क्रॉस किया तो 100% इंसुलिन रेजिस्टेंस है. Okay. Okay, so Anurag ji कह रहे हैं कि last night sleep wasn't well because of the pain in knee. Okay, but my fasting shows 110. Okay, fine.
तो अनुराग जी बात करना पड़ेगा आपके नी में। अच्छा, आपको तो MRI कराना था अभी, राइट? सो let it open and then we can talk offline. Because there's a very important point. He couldn't sleep well because of whatever reason, तो फास्टिंग बढ़ गया। क्यों? ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। हम रात में देर से सो रहे हैं। जब हम देर से सो रहे हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। बॉडी का अंदर का सिस्टम है, उसको ये पता है ये सो नहीं रहा है, इसको एनर्जी ग्लूकोज चाहिए। तो लीवर विल सप्लाई द ग्लूकोज बिकॉज इट हैज अ कंटेनर स्टोर इट। जब आप रात में अच्छे से सो नहीं पाते हैं तो ग्लूकोज बढ़ा हुआ आएगा ही, एंड इट्स अ नॉर्मल। अगर आप पूरी रात जगो हो किसी भी काम से, अपना सुबह ब्लड शुगर चेक करो, 100% फॉर हेल्दी पीपल ऑल्सो इट विल बी बियॉन्ड 150 160 मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप फिर वापस अपने डेली चोर्स में आते हो, भले आप सोने, लेकिन डेली चोर्स में आओगे, थोड़ी सी वॉकिंग कर लो, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा ब्रीथिंग कर लो, इट विल कम डाउन। और आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी पीपल, बट पीपल हु आर ऑलरेडी डायबिटिक और रात में सोया नहीं तो वो ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है, so this is one of the another reason why it has moved up. All right, I think we are end up with the time. Anybody has any other question can ask me, otherwise I will call up for this session. Next session we'll continue on insulin resistance and maybe some of the things what we can do in terms of avoiding it, not starting it. Basically क्या चीजें हमें छोड़नी है ना, क्योंकि जो चीजें हम छोड़ सकते हैं उसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे पहले। ओके, I think some questions is there. All right guys, thank you.